In a country like India, where majority of population, that is 79% approximately, is composed of Hindu religion, will it be right that the government is controlled by Hindu only? Hello everybody. Today's our topic is power sharing, class 10th, civics chapter 1. What we have to discuss in this are the two basic examples of Sri Lanka and Belgium, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि पावर शेयरिंग जो होती है वो क्यों डिज़ायरेबल है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई ओनली द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड नॉट टेक कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट. सो स्टार्टिंग विद इट, first we will do the meaning of power sharing. Power sharing is distribution of power among different organs, levels and groups in society so that no single person or group controls all the power. मतलब कि किसी भी मेजॉरिटी, अगर हम इंडिया की एग्जांपल से बात करें तो इंडिया में अगर हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 80% जो है वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारे जो डिसीजंस हैं वो हिंदू कम्युनिटी के फेवर में लिए जाने चाहिए. वी आर हैविंग अदर कम्युनिटीज, अदर रिलीजन्स विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इंडियन गवर्नमेंट और आर पॉपुलेशन. सो नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. यहाँ पर हमें करना ये है कि पहले तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या होती है. मतलब पावर शेयरिंग, शेयर करना, किसको, पावर को शेयर करना, मतलब कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना. किस में डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, फिर लेवल्स हो गए जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है. इस तरीके से इसको कैसे मैनेज करना है, पावर को किस तरीके से शेयर करना है, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर less and we have a stability in the controlling power of the government. तो in a country like any country which is democratic, वहाँ पर जो पावर होती है वो इंस्टीट्यूशंस में और सिटीजन्स में शेयर की जाती है ताकि इसमें पावर का जो मिसयूज़ है वो प्रिवेंट कर सके. साथ में जो डिक्टेटरशिप है वो स्टैब्लिश ना हो, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखा है, रशियन रेवोल्यूशन से देखा है. उसके बाद हमने रशियन में डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते, बट फ्रांस में जैसे नेपोलियन है, उन्होंने डिक्टेटरशिप कर दी थी. उसके बाद जो अगले डिक्टेटर हैं हमारे, वो हम हिटलर को कहते हैं. हिटलर को तो बिगेस्ट डिक्टेटर ऑफ दिस होल एरा कहते हैं. फिर वी आर हैविंग it ensures that democracy ensures that participation of different communities are taken in decision making, that if in every decision the participation of all the communities or different communities will be taken into consideration. Now we are having two case studies in this chapter. One is Belgium and the other one is Sri Lanka. These examples they show that power sharing it helps in maintaining the unity, मतलब एकता. उसके अलावा it ignores and all the things which can create कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है, वो होने से ये उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है. अब श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग नहीं थी. और बेल्जियम जो था वो पीसफुल क्यों था, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग थी. तो ये जो है ये बेसिक उसकी समराइजेशन है हमारे बेल्जियम और श्रीलंका की. दैट जो बेल्जियम का जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो बेल्जियन मॉडल है, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज इट वॉज शेयरिंग द पावर. अब वो कैसे कर रही थी दैट वी विल गो थ्रू. तो केस स्टडी 1 में हमारे पास है श्रीलंका. श्रीलंका की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो एक स्मॉल आइलैंड है, आइलैंड नेशन है, और लगभग वो हमारे सदर्न कोस्ट तमिलनाडु की के नीचे है. ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑफ राम सेतु इट इज़ ऑलरेडी फेमस. उसके बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ लोगों की है यहाँ पर, जो कि लगभग आपके हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर देखी जाती है. अब यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, तो जैसे हमारी कंट्री के अंदर हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो 79% है. देन वी आर हैविंग इस्लाम, लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 14% के करीब है. फिर सिख है, फिर बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इस तरीके के और भी बहुत सारी हमारी एथनिक कंपोजिशन है. उसी तरीके से यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो हमारे पास सिन्हला स्पीकिंग जो लोग हैं वो यहाँ पे 74% है. हमारे कंट्री के अंदर इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस होने के साथ साथ उसमें अलग अलग जो डायलेक्ट्स हैं वो भी हैं. तो अगर पंजाब की पंजाबी है तो वो भी अलग अलग डायलेक्ट्स में हो सकती है. अगर बिहार में बिहारी है तो भोजपुरी लैंग्वेज में भी अलग अलग उसके हमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं. सिन्हला स्पीकिंग जो श्रीलंका में है वो 74% है. जो लोग वहाँ पे तमिल बोलते हैं वो 18% है, और श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो 13% है, और जो इंडियन तमिल्स हैं वो
5% है, कि मतलब इंडिया से जो गए थे कॉलोनियल पीरियड में और वहाँ से वो कभी वापस ही नहीं आए, वो इंडियन तमिल्स है। श्रीलंकन तमिल्स जो कि जिनका जन्म ही वहीं हुआ है, जो श्रीलंका में ही रह रहे हैं और वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद रिलीजन में अगर हम देख रहे हैं तो जो सिन्हला है, जो कि मेजॉरिटी है यहाँ पर, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं और बाकी जो मैक्सिमम जो तमिल्स हैं वो हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम रिलीजन को फेवर करते हैं। फिर अब इसके अलावा हमारे पास क्रिश्चियनिटी है जो कि सबसे लोएस्ट पे आ रही है। बोथ तमिल एंड सिन्हलास जो हैं वो 7% जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को फेवर करते हैं। अब मेजॉरिटी क्या है, तो मेजॉरिटी यहाँ पर किसकी है, श्रीलंका में सिन्हलास की है। अब मेजॉरिटेरियनिज्म जो होता है ये क्या है, तो ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री में माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में फ़र्क क्या है, जो ज़्यादा है वो मेजॉरिटी है, जो कम है वो माइनॉरिटी है। तो जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटेरियनिज्म में ये फोकस रहता है, ये बिलीफ है, यहाँ पर ये सोचा जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको सरकार को या देश को चलाना चाहिए और उसको माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में कंसिडर करना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे वो क्या थे इसके रिलेटेड, तो इंडिपेंडेंस होने के बाद 1948 में जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस की पॉलिसीज़ जो कि सिन्हला मेजॉरिटी को ही फेवर कर रहे थे, जिसमें कि पहला था हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1956, जिसके अकॉर्डिंग सिन्हला ओनली एक्ट, मतलब कि जो सिन्हला लैंग्वेज है उसको वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब कि ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, किनको दी जाएगी, जॉब्स में, एजुकेशन में किनको दी जाएगी, सिन्हला को। मतलब कि अगर सिन्हला कम्युनिटी का वहाँ उस लैंग्वेज का कोई है तो उनको जॉब पहले मिलेगी, उनको एजुकेशन पहले मिलेगी, उनके लिए मतलब सीट एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजर्व रख दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बुद्धिज्म को, जो कि सिन्हलाल फेवर कर रहे थे या जिस रिलीजन को वो मान रहे थे, उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया। अब इससे हुआ क्या है, जो तमिल्स थे हमारे, उनको यहाँ पर एलिनेटेड फील होने लगा, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे हम कहीं और ही आने लगे हैं, कहीं किसी और ही जगह पे रह रहे हैं। और फिर उन्होंने तमिल को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने की डिमांड इन लोगों ने रखी। फिर जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो भी तमिल्स की डिमांड थी कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब अपने रीजन में तो एटलीस्ट हमें इंपॉर्टेंस मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया और एट लास्ट इन सब की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया और काफ़ी सारा नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का एंड लाइफ का। वो तो हमें पता ही है, वॉर चाहे कैसी भी हो उससे हमेशा नुकसान होता ही है। कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ है, जो डिमांड है वो इट टर्न्ड इनटू सेपरेट तमिल एलम, जो कि है श्रीलंकन तमिल्स, जो हम बोल रहे हैं ना, एलम जो वर्ड है वो श्रीलंका में, श्रीलंका को ही तमिल लैंग्वेज में श्रीलंका को बोला जाता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुआ है यहाँ पे, उसके कारण सिविल वॉर होने पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग जो हैं वो रेफ्यूजी बन गए एंड एट लास्ट 2009 में जाकर ये जो वॉर है ये ख़त्म हुई है वहाँ की। ये हमारा श्रीलंका का था। अब श्रीलंका जो है, अगर हम एज अ होल बोले तो श्रीलंका का जो कॉन्सेप्ट था अपनी गवर्नमेंट को चलाने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब आ गया हमारा सेकंड मॉडल जो कि है बेल्जियम का, या सेकंड केस स्टडी जो कि बेल्जियम की है। इसकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो है कि ये एक छोटा सा देश है यूरोप में। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो, ये अपने जो बाउंड्री है इसकी, वो जर्मनी, फ्रांस, लुक्सेमबर्ग और उसके बाद नीदरलैंड है, इसको बॉर्डर करती है ये एरिया। उसके बाद नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की हरियाणा से भी कम है, लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, तो एथनिक कंपोजिशन में जो 59% लोग हैं वो डच बोलते हैं और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ये मेजॉरिटी की बात हो रही है। फिर 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और वो वलेनिया में रहते हैं और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। अब ये तो हो गई मेन पूरे के पूरे जो हम देश की बात कर रहे हैं ये उसकी बात है। अब इस रीजन में जो इसकी कैपिटल है जो कि ब्रुसेल्स है, इस कैपिटल में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। मतलब कि जो चीज़ पूरी की पूरी कंट्री में जो चल रही थी, पूरे के पूरे रीजन में जो चल रही थी, वो कैपिटल में बिल्कुल ही अलग है। जैसे हमारे देश में, पूरे भारत में अगर हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, बट अगर हम दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पर कोई दूसरी रिलीजन या कोई जो दूसरी एथनिक कंपोजिशन है वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा उसको पावर है वहाँ पर, या वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है अगर वो,
तो फिर ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि पूरा देश जो है वो एकजुट होकर तो एक जैसा है, बट अगर कैपिटल में इसकी स्थिति जो है वो अपोजिट है तो ये दिक्कत ज़रूर क्रिएट कर सकती है। तो ब्रुसेल में अब क्या है कि ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और जो 20% है वो डच बोलते हैं। टोटली उसका अपोजिट जो हमने पूरी की पूरी कंट्री लेवल पे देखी थी। अब यहाँ की दिक्कत क्या है, जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर थी ज़्यादा, मतलब कि पैसे हैं इनके पास अच्छे खासे, ये फ्रेंच कम्युनिटी के साथ है। और जो डच स्पीकर्स हैं इनको अब क्या चाहिए, तो डच के साथ जो गलत हो रहा है इसके अकॉर्डिंग इनको क्या चाहिए, इनको इक्वल राइट्स चाहिए। और धीरे धीरे करके 1950s से लेकर 1960s के बीच में इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब वहाँ की जो सरकार है उसने इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया है, जिसको बेल्जियन मॉडल बोलते हैं। और कैसे एकोमोडेट किया है, दैट वी विल लुक। व्हाट आर द की फीचर्स? की फीचर्स हैं कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स रखे गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर दी गई, कोई भी जो सिंगल गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ऐसा बोला गया। सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रुसेल्स में, जिसमें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लॉज होंगे वो हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद जो अरेंजमेंट्स है वो इस तरीके, ये जितने भी अरेंजमेंट्स किए गए इसकी वजह से वहां पर यूनिटी बनी रही और कोई भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो मतभेद था, वो यहां पर होने से बच गया। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कैसे करती है हैंडल, वो हैंडल करती है कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज जितने भी होते हैं उसको कोई भी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो हैंडल करती है। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है कि कम्युनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी यूनिटी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करना। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? क्यों है ये डिजायरेबल? डिजायरेबल मतलब कि इसके डिजायर हर कोई क्यों करता है, क्यों है पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट? तो यहाँ पर ये मेक श्योर करता है, ये एंश्योर करता है दैट कोई भी जो सिंगल ग्रुप और कम्युनिटी है वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट ना करे। डोमिनेट मतलब उसके ऊपर हावी ना हो जाए, उस पर कब्जा ना करे। देयर बाय वो क्या मेंटेन करती है? सोशल हार्मनी, मतलब एकजुटता या एक दूसरे की तरफ जो भाईचारा है वो मेंटेन करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, मतलब आप एक जगह पर स्थिर रह सकते हो। और इसी वजह से बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, जो हम कह सकते हैं कि वो उसमें हमारे बहुत दो रीजंस आते हैं मेजरली। एक है आपके प्रूडेंशियल रीजंस, दूसरे हैं आपके मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल जो है वो प्रैक्टिकल रीजंस है या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है बेनिफिट्स? तो वो अनफेयर यूज नहीं करता अथॉरिटी का, किसी भी सिंगल मेजोरिटी ग्रुप के थ्रू उसकी अनफेयर यूज नहीं होती पावर की। उसके अलावा डाइवर्स सोसाइटीज को वो इंटीग्रेट करता है। डाइवर्स मतलब जो भिन्नता है उसको एक साथ एकजुटता में रखता है। कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है, सोशल ग्रुप्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद चल रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है। पावर के मिसयूज को प्रिवेंट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेक श्योर करता है कि मतलब पॉलिटिकली, या अगर हम अपने सिविक्स के मामले में कह रहे हैं तो सरकार के मामले में, गवर्नमेंट के मामले में एक स्टेबिलिटी हो, उसके बाद कोई भी जो एक ग्रुप है वो दूसरे वाले को डोमिनेट नहीं कर सकता। ये आपके हो गए प्रूडेंशियल रीजंस, जो एक प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है किसी भी पावर शेयरिंग के। अब आता है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक अट्रैक्टिव इन शॉर्ट रन, मतलब कि छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर हम किसी मेजोरिटी कम्युनिटी के हिसाब से चीज़ें कर रही हैं तो वो शॉर्ट रन में बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर हम लंबे समय की बात कर रहे हैं तो ये आपके देश की जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, उसको ये अंडरमाइन करता है, मतलब कि कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, या फिर एक टाइम आने पर ये खत्म भी हो जाती है। फिर आता है हमारा मोरल रीजंस। मोरल रीजन क्या है? ये है एथिकल रीजंस, कि मतलब मोरालिटी पे जब बात आ गई तो अब पावर शेयरिंग जो है वो इंट्रिंसिक है टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का जो एक मेन जो एक होती है वो चीज़ क्या होती है? पावर शेयरिंग की। जब आप बात कर रहे हो कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो डेमोक्रेसी में जो सबसे चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पावर शेयरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा ये हर सिटीजन को क्या करती है? इक्वल वर्थ प्रोवाइड करती है, मतलब हर बंदा जो है वो बराबर है। वो किस कम्युनिटी का है, वो क्या रिलीजन बोलता है, उसके हाथ कटे हैं या पैर कटे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शंस में हमारी कंट्री के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब यही है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, हमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18+ होनी चाहिए। अगर उसकी एज 18+ है तो वी ऑल हैव द राइट टू वोट। इसके अलावा जो पावर शेयरिंग है वो गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाती है। लेजिटिमेट मतलब क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहां पर जो सिटीजन्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप से एक मीनिंगफुल रोल उन सबका रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो सरकार को बनाते हैं। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या है? इन विच सिटीजन्स फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स
they have a meaningful role in governance and decision making through participation and representation and not merely domination by the majority. कि सिर्फ majority जो है वो dominate नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर जितनी भी decision making होगी उसका कार्यभार किसके ऊपर रहेगा? वो रहेगा हमारे ही प्रतिनिधि के ऊपर. वो प्रतिनिधि हम सारे ग्रुप में से ही कोई निकल कर जाएगा और वो सबके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेगा. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों के पास पूरा अधिकार है डिसीजन मेकिंग करने का. इसके बाद क्या है? पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्नड. कि मतलब हमें कौन रूल करेगा, कैसे रूल करेगा, इस बात पे हमारा से जरूर है. हमारे पार्लियामेंट में जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें हमने ही वहां बिठाया होता है, जिन्हें हमने ही अपना प्रतिनिधि चुना है, वो हमारे बिहाफ पर हमारे लिए लड़ सकते हैं. फिर आता है पावर्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कि पावर शेयरिंग किस तरीके से हो सकती है, उसके क्या क्या फॉर्म्स है हमारे पास. तो फॉर्म्स में आ गए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? इट इज जस्ट द स्लीपिंग लाइन. कि हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है हमारे पास? है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑर्गन्स में क्या क्या है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है. लेजिस्लेचर का क्या काम है? उसको काम है लॉ बनाना. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उस लॉ को आगे इंप्लीमेंट करना. और जुडिशरी का काम क्या है? कि जो भी लॉ बनाए गए थे, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था, अगर उसमें कोई चूक हुई है, कोई फंडामेंटल राइट जो है वो अगर एक्सप्लॉइट हुआ है हमारा, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं. कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा. ये आपका जुडिशरी सिस्टम है. तो ये जो तीनों के तीनों हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं in power sharing. Then we are having, it reduces the arbitrary action and makes government accountable to the people. कि मतलब कि किसी भी तरीके का जो एक्शन है वो रिड्यूस करके ये हमारी सरकार को क्या बनाता है? अकाउंटेबल. मतलब कि वो जवाबदेही में आ जाता है. वो उसको जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि उसने अगर कोई भी लॉ बनाया है तो वो क्यों बनाया है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या नुकसान है. अगर कोई लॉ लोगों को सही नहीं लग रहा है तो वी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम. इट प्रिवेंट्स दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन ऑर्गन. की मतलब कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ही सबसे मेजर सुप्रीम रहेगा. कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा जाता है. इट इज ऑलवेज रिटन दैट लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आर इंडियन गवर्नमेंट. या पावर शेयरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट में अगर बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसमें लेजिस्लेचर एक पार्ट है उसका. इट्स नॉट लाइक दैट कि लेजिस्लेचर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. तो म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब उस पर नजर रखना, उसको रेस्पॉन्सिबल बनाना, ये पावर शेयरिंग में होती है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फंक्शन होता है. वर्टिकल आ गया. वर्टिकल क्या होता है? ऊपर नीचे, मतलब यहां फिर यहां फिर यहां. तो अब वर्टिकल क्या है हमारी? वर्टिकल में सबसे ऊपर क्या है? सेंट्रल. सेंट्रल से नीचे क्या है? स्टेट. स्टेट से नीचे क्या है? लोकल. अब इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं. फेडरलिज्म मतलब क्या? शेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स. कि अलग अलग लेवल पे हम पावर को बांट देते हैं. जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल यूनियन लिस्ट में अगर हम बोल रहे हैं, हमारे देश में हमारे 3 लिस्ट होते हैं कि कौन कौन सा काम जो है वो किसके अंडर आएगा. तो जैसे जो यूनियन लिस्ट होती है उसके अंदर वो चीजें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी. जिसमें अगर हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में अगर बात हो रही है, अगर डिफेंस की बात हो रही है, तो इसमें स्टेट का कोई से नहीं होता. ये कंप्लीटली किसके अंडर है? ये सारा का सारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस फोर्स होती है, हर स्टेट की होती है. तो ये अथॉरिटी उनके पास है. एजुकेशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी है और हमारा स्टेट लेवल पे भी है. फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट की बात. तो लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर है. यही है आपका फेडरलिज्म कि अलग अलग लेवल पे लोगों के पास जो अलग अलग लेवल्स है हमारे देश के अंदर, उनके पास अपनी अपनी पावर होती है. इससे होता क्या है? पावर जो है वो अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग लेवल्स में होने की वजह से लोगों के लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाता है. क्या करती है ये? लोकल और रीजनल गवर्नमेंट को वो सारे डिसीजंस लेने देती है जो उसके मतलब की है. और जो भी आपकी नेशनल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो पूरे के पूरे देश के लिए डिसीजंस लेती है. उसके अलावा ये क्या मेक श्योर करेगी? वो हेल्प करेगी एथनिक, लिंग्विस्टिक और रीजनल ग्रुप्स को. एथनिक हो गया कि आपकी कंपोजिशन किस किस तरीके की है, क्या क्या लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं उसके अंदर. लिंग्विस्टिक है तो वो लैंग्वेज बेस्ड है. रीजनल है तो वो कौन कौन से रीजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है. तो इससे क्या होगा? सेपरेटिस्ट जो प्रेशर है कि मतलब हमें सेपरेट होना है, हमें अलग होना है. अगर ऐसे ही हर कोई अलग होता रहा तो हमारा जो देश है, जो भारतवर्ष है, उसमें जो हम ये बोलते
बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की बहुत सारी डाइवर्सिटीज के बाद भी हमारा जो देश है वो यूनाइटेड है, वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। अब आता है अमंग सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स में किस तरीके की डिविजन्स है, पावर शेयरिंग कैसे है? तो पावर जो है वो शेयर हो सकती है बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनॉमी टू डिफरेंट रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स। सेम वही चीजें कि अगर अलग अलग सोशल ग्रुप है, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं वो, तो रिलीजन्स के बेस पर उनको अपना डिसीजन लेने दिया जाए। लिंग्विस्टिक है तो लैंग्वेज के बेस पे करने दिया जाए। एथनिक है तो एथनिसिटी जो है उनकी, उसके बेस पे किया जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया एग्जाम्पल। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारे लेजिस्लेचर में, वो भी इसी बेसिस पे काम करता है। इसके अलावा माइनॉरिटी को हमने पब्लिक ऑफिसेस में गारंटीड पोस्ट दे रखी है। क्यों दे रखी है? ताकि इनकी सीट जो है रिजर्व हो। ऐसा ना हो कि अगर वो माइनॉरिटी में है तो उनके पास सीट ही ना हो। ये जो रिजर्वेशंस का जो क्राइटेरिया है भारतवर्ष में, वो इसीलिए मेक श्योर किया गया है ताकि हर किसी के पास, हर ग्रुप के पास अपनी अपनी बात कहने का मौका हो पूरा पूरा, और उनके पास भी इक्वली कहीं ना कहीं पावर हो, अपनी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो अपने बारे में सही डिसीजंस ले सके। देन अगर हम देख रहे हैं बेल्जियम के अरेंजमेंट को, जहां पे लैंग्वेज कम्युनिटीज को उन्होंने किस तरीके से हटाया है, उसको लैंग्वेज कम्युनिटीज या जो भी डाइवर्सिटीज थी उसको कैसे एकोमोडेट किया है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पावर शेयरिंग का इन दिस ग्रुप। फिर आता है लास्ट हमारा अमंग द पॉलिटिकल ग्रुप्स। पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज और जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हु एक्सरसाइजेस पावर एंड हाउ इट इज एक्सरसाइज, कि जो भी आपके इंटरेस्ट ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो कहीं ना कहीं ये मेक श्योर करती है कि कौन हमें एक्सरसाइज करेगा और कैसे एक्सरसाइज करेगा। पावर शेयरिंग जो है वो स्ट्रेंथन तभी हो सकती है जब जो पार्टीज हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ग्रुप्स हैं, वो नेगोशिएट करें, मतलब बातचीत करके किसी नतीजे में पहुंचे, या वो कोलिशंस फॉर्म करें कि गठबंधन हो उनका, और वो माइनॉरिटी डिमांड्स को भी अपनी पॉलिसी मेकिंग में रखे, जिससे कि हमारा देश जो है उसको काम करने में आसानी हो। अगर इसके रिवर्स में हम जाते हैं, कन्वर्स अगर हम जाते हैं, जहां पर जो भी डोमिनेंट पार्टीज होंगी वो अगर पावर में आ जाती हैं तो वो माइनॉरिटी को इग्नोर कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी उसमें इंक्लूसिवनेस जो होगी, इंक्लूसिवनेस क्या है कि हर किसी को इंक्लूड करना, तो उसको ये रिड्यूस कर देगी अगर हम पावर शेयरिंग ना करें। दिस इज द बेसिक डीमेरिट ऑफ दैट, कि अगर पावर शेयरिंग हम नहीं कर रहे हैं, उसके अपोजिट पे जा रहे हैं, तो जो मेजोरिटी होगी वो रूल करेगी और जो माइनॉरिटी होंगे वो सफर करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी अंडरस्टूड कि जो बेल्जियम है उसका जो रोल मॉडल था, जो उसकी तरीका था उसको अपने देश को चलाने का, वो था एकोमोडेशन, जिसकी वजह से बेल्जियम का जो मॉडल है वो एक अच्छा इलस्ट्रेशन है हमारे लिए। और अगर हम श्रीलंका का देख रहे हैं, जहां पर मेजोरिटी को के लेवल पे उसको किया गया है, डोमिनेट किया गया है, या डोमिनेंट जो ग्रुप थे उन्होंने उसको चलाया है, तो वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। सेम गोज विद इंडिया। अगर हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर कितनी भी एथनिसिटी है, हमारे में कोई भी डोमिनेंट ग्रुप हो, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है, जो रिजर्वेशंस का जो क्राइटेरिया है, वो अगर इस तरीके से मेंटेन रहेगा, द कंट्री विल डेफिनेटली हैव लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, लेस प्रॉब्लम्स होंगी हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश जो है उसकी एकता में ही बल है। थैंक यू फॉर टुडे।